हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमने जाना डोबेराइनर का त्रिक, काम नहीं आया। न्यूलैंड का अष्टक नियम, काम नहीं आया। तो अब कौन आए? अब आए वैज्ञानिक मेंडलीफ, जिन्होंने आवर्त सारणी दी। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी और जानेंगे कि क्या इसकी उपलब्धियां रही और इसमें भी क्या दोष रहे। क्या आज हम जो पढ़ रहे हैं वो यही आवर्त सारणी है, ये जानेंगे हम आज की क्लास में। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। देखिए स्टूडेंट, मेंडलीफ वैज्ञानिक रूस के पश्चिम साइबेरिया के अंदर जन्मे थे। देखिए, इन्होंने अपनी खोज को अपने माँ को समर्पित करते हुए एक बहुत ही अच्छी बात लिखी कि विज्ञान की मदद से हम देखिए बिना हिंसा के, प्यार और दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं और गलतियों को दूर कर सकते हैं। देखिए, जितने अंधविश्वास, जितनी भ्रांतियाँ समाज में पाई जाती है, उनको साइंटिफिक तरीके से हम दूर कर सकते हैं। आप कुछ नियम कानून भी पढ़ते हैं जो साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, और कुछ नई नई हमें विज्ञान के माध्यम से बातें जानने को मिलती है। तो विज्ञान एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसका यूज़ भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। तो चलिए अब हम आवर्त सारणी की तरफ चलते हैं। देखिए, न्यूलैंड के बाद भी बहुत से वैज्ञानिक आए थे और उत्तरोत्तर खोज भी करते चले जा रहे थे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सफलता प्राप्त की वो रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने ही प्राप्त की। उन्होंने देखिए एक चीज़ को नहीं पकड़ा। जैसे हमने डोबेराइनर नियम पढ़ा था, न्यूलैंड नियम पढ़ा था, तो उनका आधार परमाणु द्रव्यमान ही था। ठीक है, उन्होंने द्रव्यमान को ऊपर नीचे सेट करके और सारणी बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया कि तत्वों के मूल गुणधर्म क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है और वो रासायनिक गुणधर्म किस तरीके से दिखा रहे हैं, है ना। इस आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और इनका सिद्धांत क्या था? देखिए कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। ठीक है, गुणधर्म, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके द्रव्यमान मैच हो रहे हैं, एक रूपता पाई जा रही है तो उनके बाकी गुणधर्म भी मैच हो जाएंगे। ठीक है, हम अभी आगे नियम पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होएगी ये लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन इन्होंने भी आधार एक तरह से द्रव्यमान माना था, लेकिन उनके रासायनिक रिएक्शंस भी देखे थे कि कौन सा तत्व किस आधार पर रिएक्शन कर रहा है। तो मेंडलीफ के समय देखिए 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, न्यूलैंड ने 56 तक काम खत्म कर दिया था। मेंडलीफ का टाइम आया तब तक 63 तत्व अपने को मिल गए थे। उन्होंने क्या किया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों के आधार पर उनको व्यवस्थित कर दिया। अब जैसे हमने पीछे आवर्त सारणी पढ़ी थी, तो देखिए क्लोरीन को किसके साथ रख दिया था? कोबाल्ट के साथ में। लेकिन कोबाल्ट और निकल के गुण किसके साथ मैच होते हैं? लोहे के साथ। तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया ही बनाया, भौतिक गुण भी देखा कि अच्छा ये धातुएं हो रही हैं, ये क्या रिएक्शंस दिखा रही हैं, उस आधार पर भी उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लिया। तो देखिए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। अभी हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी को लाएंगे, फिर देखेंगे कि जैसे जो खड़ी पंक्तियां होती हैं उन्होंने उनको ग्रुप या समूह कह दिया, और जो आडी लेटी हुई पंक्तियां थी उनको आवर्त कह दिया। देखिए, उन्होंने आवर्त गुणों को व्यवस्थित करने हेतु ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का चुनाव किया, क्योंकि ये अत्यधिक सक्रिय है। ठीक है, कि इसके गुण वर्ग 1 से और वर्ग 17 से मैच करते हैं। ठीक है, इसको कहाँ रखें? ये फिक्स नहीं है स्थान। लेकिन हाइड्रोजन काफ़ी अधिक क्रियाशील है और ऑक्सीजन भी लगभग हर तत्व के साथ में रिएक्शन कर लेती है। तो उन्होंने मूल किसको चुन लिया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। और तत्व के साथ बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के मूल गुणधर्म माना। अब जैसे इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कोबाल्ट या निकल लेते हैं, है ना, धातु लेते हैं, तो धातु हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ वैसे ही रिएक्शन करेगी जैसे लो धातु कर रही थी। तो दोनों एक कैटेगरी में रखे जाने चाहिए, है ना। ये बात तो आप मानते हो। धातु लगभग सेम गुणधर्म दिखाएगी, कोई कोई सा अपवाद हो सकता है। हम धातु या धातु वाले चैप्टर में ये चीज़ कवर कर चुके हैं। तो अब जो कोबाल्ट का था वो लो का हो जाएगा। भाई इनका भौतिक गुण तो मैच कर ही कर रहे हैं। भाई ये दोनों धातुएं हैं, आपने पढ़ा होगा, आघात वर्धना होती है, ठोकने पे लंबी होती है, तार बनाते हैं, ये सब होता है। अब ऑक्साइड और हाइड्राइड के आधार पे क्या हो जाएगा? इनका
रासायनिक गुण भी मैच हो जाएगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, एक कैटेगरी के अंदर व्यवस्थित होती चली जाएगी। अभी हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इन्होंने देखिए 8 समूह बना दिए और लगभग 6 आवर्त बनाए। देखिए आवर्त किसे कहा गया है, जो ये लंबी क्षैतिज पंक्तियां हैं और समूह हैं जो इस प्रकार से खड़ी पंक्तियां हैं। अब इसमें देखिए पहला समूह हम ले लेते हैं। देखिए ऑक्साइड बनाया है और हाइड्राइड बनाया है ना। पहले ग्रुप में देखिए ऑक्साइड, जो इस ग्रुप की धातु है ना, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये अगर ऑक्साइड बनाती है तो देखिए R2O, R का मतलब यहाँ पे क्या ले लिया, वो धातु ले लिया। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कैसे बनाती है, H2O बनाती है। सोडियम भी क्या बनाती है, Na2O बनाती है। तो R से यहाँ पे उस तत्व को दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीज़? ओके। हाइड्राइड बनाएगी तो कैसे बनाएगी, देखिए लिथियम बनाता है तो क्या बनाता है, LiH बनाता है। सोडियम बनाता है तो क्या बनाता है, NaH बनाता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या आ गए, एक ग्रुप में आ गए, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक जैसे ही ऑक्साइड बनाते हैं, एक जैसे ही हाइड्राइड बनाते हैं। और आज की आवर्त सारणी में हम पढ़ चुके हैं क्या है, लीना की रब से फरियाद, है ना। तो लगभग देखिए आज की आवर्त सारणी से इनकी मैच हो रही है। तो एक तरह से मेंडलीफ क्या है, जो आज की आवर्त सारणी है ना, उसके काफ़ी क्लोज थे, लेकिन उस टाइम तक 63 तत्व थे, तो उस हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था। कुछ इसमें कमियां भी रहेंगी, वो हम आगे क्लास में कवर करेंगे। अब ठीक है, आपको फर्स्ट समझ आ गया। ऐसे ही आप और भी देख सकते हो, जैसे आप चौथा ले लो, ठीक है, चौथा वर्ग लो। चौथे में देखिए ऑक्साइड कार्बन अगर बनाती है तो क्या बनाती है, CO2 बनाती है। हाइड्राइड बनाएगी तो हम पढ़ चुके हैं मेथेन, तो क्या बनाती है, CH4 बनाती है। तो ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे इनके गुण ऑक्साइड और हाइड्राइड बना पा रहे थे उस हिसाब से इनको अरेंज कर दिया। तो एक बार आप फिर से एक बार पूरी आवर्त सारणी को देखिए इस प्रकार से इन्होंने ये एक आवर्त सारणी को व्यवस्थित कर दिया। जितना उन्होंने उस टाइम रिसर्च की, उस आधार पे उनसे जो तत्व बन पा रहा था, जो उनको रिजल्ट मिल रहा था, उस आधार पे उन्होंने एक ये आवर्त सारणी को अरेंज कर दिया। और इसमें आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, देखिए इसमें इनके परमाणु द्रव्यमान भी देखिए सही से व्यवस्थित है। देखिए लिथियम का 6 है लगभग, बेरिलियम का 9, बोरोन का 10, कार्बन का 12। तो एक तरह से देखिए इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को भी घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिया। रासायनिक गुणधर्म आप देख ही पा रहे हैं, और भौतिक गुण आप जानते ही हैं कि किस किस के कौन से होते हैं और कौन सा किस कैटेगरी में आ रहा है। अब हम इसकी कुछ उपलब्धियां, मेरिट्स एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया, जिससे भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को स्थान मिल सके। मेंडलीफ थे तो सही कि भाई जब न्यूलैंड या पहले की आवर्त सारणी बनी थी तब 56 तत्व थे, मैं आया तब तक 63 तत्व हो गए। अब कोई आगे जाएंगे तो तत्व ज़्यादा मिल जाएंगे तो अपने को यूँ ही बदनाम करेंगे, भाई मेंडलीफ ने तो जगह नहीं छोड़ी आवर्त सारणी में, है ना। तो इसलिए मेंडलीफ ने क्या किया, एक तरह से भविष्यवाणी टाइप में कुछ स्थानों को खाली छोड़ दिया। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि 8th जो कैटेगरी है, 8th कैटेगरी में 2nd और 3rd संक्रमण श्रेणी खाली है। छठे में देखिए आप, छठे में भी कुछ स्थान खाली हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ स्थान खाली छोड़ दिए। ठीक है, आगे आएंगे तो वैज्ञानिक इसमें इनको फिट कर देंगे। सेकंड देखो कि मेंडलीफ ने सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा, ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। अब हमने जो आवर्त सारणी पढ़ी थी उसमें आपने गौर से देखा हो तो आपको एक चीज़ मिली होगी। अच्छा, कई जगह तो इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया, ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम में, जिसका हमने एग्जांपल पढ़ा था कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन जाते हैं तो द्रव्यमान बढ़ रहा है। लेकिन आप इसमें देखिए आवर्त सारणी में इस जगह पर देखिए कि कोबाल्ट का द्रव्यमान कितना आ रहा है, 58.9। जो सारणी में क्या है, निकल से पहले, निकल का क्या है 58.7 है। तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, निकल से पहले रख दिया। ये फेरस और कोबाल्ट, ठीक है, इनके गुणों को ज़्यादा अधिक मैच कर सके। क्या आप आवर्त सारणी में एक और स्थान भी ऐसा बता सकते हैं जहाँ पहले ज़्यादा द्रव्यमान को रखा गया हो, बाद में कम द्रव्यमान को रखा गया हो? देखिए एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को भी आप देख सकते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का 29.9 है और सिलिकॉन का 28.0
0 है। इन्होंने इसको भी इस कैटेगरी में रखा, क्यों? क्योंकि हमें भी पता है, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम क्या कर रहा था, Al2O3 इस टाइप की ऑक्साइड बना रहा था, जबकि सिलिकॉन नहीं बना रहा था। सिलिकॉन किस प्रकार का बनाता है, SiO2 प्रकार का बनाता है। तो ज़्यादा उचित था कि चलो हाँ एक जगह अपवाद हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, तो इन्होंने क्या कर दिया, कार्बन और सिलिकॉन को एक कैटेगरी में कर दिया, बोरोन और एल्यूमिनियम को एक कैटेगरी में कर दिया, क्योंकि उस समय यही उचित था। थर्ड देखिए, अक्रिय गैसों का समूह है भी व्यवस्थित किया गया। अब देखिए कुछ गैसें थी, जैसे हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, तो उस समय तक इतना था कि हाँ अक्रिय गैसें होती है ना, कुछ गैसें ऐसी होती है जो वायुमंडल में बहुत कम है और बहुत कम रिएक्ट करती हैं। तो इन गैसों का पता तो बाद में चला था, और मेंडलीफ ने क्या किया था कि इन गैसों का पता चला तो उन्होंने इस सिस्टम को छेड़े बिना ही देखिए इस प्रकार से नए तरीके में, नए समूह में इनको अरेंज कर दिया। यानी एक तरह से कि उनको ये पता था कि 63 तत्व है ना ज्ञात है, उनमें से कुछ अक्रिय गैसें भी है, लेकिन उस टाइम तक उन्होंने इस आवर्त सारणी में फिट नहीं किया था। जैसे इनका पता चला, ठीक है, कोई और साइंटिस्ट ने पता कर लिया कि हाँ अक्रिय गैसें इस टाइप की होती है, उन्होंने क्या किया, बिना देखे इस सारणी को डिस्टर्ब करे ही कहाँ पर इनको अक्रिय गैसों को अरेंज कर दिया। तो ये थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं। लेकिन अब बात वही आती है, क्या हम इस आवर्त सारणी को पढ़ रहे हैं आज? नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या था, इसमें भी कमियां थी। तो क्या कमियां थी वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट कमी जो है, फर्स्ट या सीमा कह सकते हैं, देखिए कि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में निश्चित स्थान देना, है ना। इन्होंने क्या किया था कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान फिक्स कर दिया था, है ना, जबकि हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है? देखिए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है, और क्षार धातुओं की बनती हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। ठीक है, देखो जैसे हम हाइड्रोजन को इस कैटेगरी में रखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, लिथियम, सोडियम ये क्या होती हैं, ये क्षार धातुएं होती हैं। अब सोडियम भी NaCl बनाता है, हाइड्रोजन भी HCl बनाती है, हाइड्रोजन भी H2O बनाता है, सोडियम भी Na2O बनाती है। इस हिसाब से तो अपन मान सकते हैं कि हाँ इसको समूह फर्स्ट में रखा, वेरी गुड, बहुत ओके, ठीक है, इसका स्थान फिक्स कर दिया। लेकिन देखिए क्या होता है कि हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है, और धातुओं व अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। ये ध्यान रखिए, जैसे हैलोजन जो तत्व हैं वे तत्व क्या करते हैं, द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन के भी अपन देखते हैं ना, रिसर्च करते हैं, तो हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है। और जैसे धातुएं अधातुएं बॉन्ड बनाती है ना, सहसंयोजक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। तो इस पॉइंट से ये क्लियर होता है कि हाइड्रोजन या तो फर्स्ट में आएगा या हैलोजन के साथ जाएगा। लेकिन मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्या कर दिया, हाइड्रोजन को कहाँ फिक्स कर दिया, लिथियम और सोडियम, ठीक है, इन क्षार धातुओं से सेट कर दिया। सेकंड कमी देखिए कि तत्वों के समस्थानिक मेंडलीफ के आवर्त नियम के लिए चुनौती थी। देखिए पहले तो ये समझिए कि समस्थानिक क्या होते हैं। देखिए तत्व एक होता है, रासायनिक गुण उसके सेम होते हैं, लेकिन उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखिए 1H1, 1H2, 1H3, तीनों का देखिए, तीनों हाइड्रोजन है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होएगी भाई, ठीक है। H2O बनाता है, भारी जल का सूत्र हम जानते हैं D2O होता है, तो केमिकल तो इनके गुण सेम होते हैं, लेकिन द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान तीनों के क्या हैं, अलग अलग हैं। तो समस्थानिकों को स्थान इस आवर्त सारणी में दिया नहीं गया था, और मेंडलीफ जी को भी वो कहानी तब तक समझ नहीं आई थी कि इनको कैसे एडजस्टमेंट आवर्त सारणी के अंदर किया जाए, और इनको स्थान उन्होंने नहीं दिया। लेकिन वो इनकी पूरी व्याख्या भी नहीं कर पाए थे कि इन समस्थानिकों को अपने ने कहाँ रखना है, ठीक है। हम समस्थानिक की भी लास्ट में परिभाषा नोट कर लेंगे। तीसरी देखिए कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि 2 तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। अब देखिए मेंडलीफ जी ने तो बहुत माथापच्ची करी, है ना, कि भविष्य में कोई आएगा कहेगा भाई जगह नहीं छोड़ी आपने, ये तत्व आ गया नया, इसको कहाँ रखें हम, है ना, ऐसे ब्लेम करेंगे। इसलिए उन्होंने जगह भी छोड़ी,
लेकिन अब फिर एक कमी रहेगी। अब जगह तो छोड़ी, लेकिन अब उसमें पता नहीं लगा कि उसमें 1 तत्व आएगा या 10 तत्व आ जाएंगे। जैसे इस तरीके से देख लो, फास्फोरस का 30.9 है, सल्फर का 32 है। अब 30 से लेके 32 तक 1 तत्व खोजा जाएगा, ये बीच में 2 तत्व आ जाएंगे। कोई फिक्स थोड़ी है कितने आ जाएंगे। किसी का द्रव्यमान 31.5 हुआ, किसी का 31.4 हुआ, 31.9 हुआ, तो वो कैसे पता लगेगा। ये भी एक इसको कमी बना दी कि ये फिक्स नहीं है, ये अनुमान नहीं लगा सकते कि 2 तत्वों के बीच में कितने तत्व खोजे जा सकते। इसलिए जगह छोड़ो चाहे ना छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं, आप इन्हें नोट करें। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन या तो इस प्रकार के आते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आवर्त नियम बताइए, या इसकी उपलब्धियां क्या थी, या इसकी सीमाएं क्या थी, ये क्यों बेहतर थी, ये क्यों न्यूलैंड के अष्टक नियम से बेहतर थी, है ना। इस टाइप्स के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने जिक्र किया था समस्थानिक का, तो हम नोट कर लेते हैं। देखिए किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखिए स्टूडेंट, हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ी, उनकी कुछ उपलब्धियां भी थी और कुछ कमियां भी रही, और काफ़ी हद तक आज की जो आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं उसका काफ़ी हद तक श्रेय मेंडलीफ को जा सकता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अधिक विस्तृत रूप से गुणों की चर्चा की, तत्वों का अध्ययन किया, उनका वर्गीकरण किया। तो अब इन कमियों को दूर करने के लिए कौन से वैज्ञानिक आए? हेनरी मोजले, जिन्होंने क्या दी? आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।